डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, छात्र आंदोलन के दौरान अखिलेश की ताकत घटी। यादव और मुसलमान सपा से कर रहे हैं किनारा। राजभर ने लगाया आरोप, अखिलेश सरकार में नकल कराने और नौकरियां बेचने का होता था काम। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास का घेराव। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों ने किया घेराव। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपकर की परीक्षा का फाइनल परिणाम तुरंत जारी करने की मांग। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत। जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण आदेश पर लगी अंतिम रोक। मुरादाबाद मंडलायुक्त कोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर लगाई रोक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और आप सभी का इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर, जहां सबसे पहली खबर अंबेडकर नगर से है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। ओपी राजभर ने दावा किया कि छात्र आंदोलन के बाद संसद और राजनीति में राहुल गांधी की ताकत बढ़ रही है और अखिलेश यादव की ताकत घट रही है। राहुल गांधी की वजह से विपक्षी खेमे में घबराहट है। अखिलेश यादव सिर्फ सीएम बनने के चक्कर में है। ओपी राजभर ने दावा किया कि यादव और मुसलमान सपा से किनारा कर रहे हैं। ओपी राजभर ने यह भी कहा है कि मैंने अखिलेश यादव से कहा है कि संसद सुचारू रूप से चलने दें, सपा और कांग्रेस दोनों की पोल खुल जाएगी। अखिलेश यादव की सरकार में नकल कराने और नौकरियां बेचने का काम होता था। योग्य को अयोग्य और अयोग्य को योग्य बनाया जाता था। योगी सरकार जो पेपर लीक पर कड़ा कानून लाया है, सपा और उनके सहयोगी विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये लोग नकल कराने वालों के हिमायती हैं। ओपी राजभर ने सीजेपी के अभिजीत दिप के बयान का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक नेताओं के साथ अराजक तत्व घुस आए थे। इन्हीं अराजक तत्वों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आजम खान की पत्नी के बयान की जौहर यूनिवर्सिटी तोड़े जाने के आदेश के बावजूद उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के रामपुर न जाने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं। वे मानते हैं कि मुसलमान उन्हें छोड़कर कहाँ जाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अखिलेश यादव खुद चाहते थे कि ये मामला उलझा रहे। अखिलेश जी तो जानते हैं कि जितने मुसलमान हैं सब हमारे गुलाम हैं, जितने विधायक सांसद हैं सब मुसलमान उनके गुलाम हैं। कोई भी किसी जाति का सांसद विधायक उसकी औकात नहीं है कि अखिलेश के सामने बोल दे। क्यों जाएंगे? आप लोग पीछे पीछे भागते हो। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आप उम्मीद करते हो जो अखिलेश जी से आप खड़े हो, मुसलमान को घेरो, खबरदार। ये कभी नहीं जाएंगे अखिलेश जी। ये खाली छटपटा रहे कि मुख्यमंत्री बन जाएं और नौकरी जो है हम बेचें, रुपया कमाएं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के राजभवन कॉलोनी स्थित सरकारी आवास का घेराव किया। प्रदेश के विभिन्न जिले जैसे सहारनपुर, बांदा, झांसी और कुशीनगर से आए इन युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा है। अभ्यर्थियों की मुख्य मांगे हैं कि परीक्षा का फाइनल परिणाम तुरंत जारी किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2022 के माध्यम से ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2023 में शुरू की गई थी। दस्तावेज सत्यापन के बाद भी ये देरी हो रही है। अगली खबर, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश गवर्नेंस असेसमेंट प्रोजेक्ट 2027 यानी यूपी जीएपी 2027 का परियोजना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि इसके माध्यम से यूपी के 2 लगातार मुख्यमंत्री के कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने शासनकाल की उपलब्धियों
और एक दूसरे की कमियों के दावे करेंगे। ऐसे समय में मतदाताओं के समक्ष इन दावों का रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन के दृष्टिकोण से प्रमाण आधारित, निष्पक्ष और ईमानदार विश्लेषण भी उपलब्ध होना चाहिए। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि एक राजनीतिक दल के रूप में आज़ाद अधिकार सेना इसे अपना लोकतांत्रिक दायित्व मानती है कि जनता के समक्ष शासन से जुड़े तथ्य सरल, संतुलित और प्रमाण आधारित रूप में रखे जाएं। इसी उद्देश्य से यूपी गैप 2027 प्रारंभ किया गया है। परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 2 क्रमिक मुख्यमंत्रियों अखिलेश यादव, जिनका कार्यकाल 2012 से 2017 था, तथा योगी आदित्यनाथ 2017 से अभी तक जो है के शासनकाल का रूल ऑफ लॉ के दृष्टिकोण से तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। अध्ययन का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या नेता का समर्थन अथवा विरोध नहीं, बल्कि मतदाताओं के समक्ष उपलब्ध सार्वजनिक एवं सत्यापन योग्य स्रोतों के आधार पर निष्पक्ष और प्रमाण आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करना है। रूल ऑफ लॉ के संबंध में किए जा रहे परस्पर विरोधी दावों के क्रम में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज़ाद अधिकार सेना रूल ऑफ लॉ के संबंध में उत्तर प्रदेश जीएपी प्रोजेक्ट के माध्यम से 2 क्रमिक मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और श्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकालों की समीक्षा करेगा, जिसमें कुल 10 पुस्तिकाओं के माध्यम से रूल ऑफ लॉ से जुड़े समस्त तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं यूपी के फतेहपुर जिले से पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्वी राजे सिंह ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि 24 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति ने उनके साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए आरोप लगाते हुए बताया कि घटना के समय वो अपनी बहन के साथ उस जगह पर मौजूद थी जहां मुख्य मंच के पास प्रदर्शन चल रहा था। उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार जब वो भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश कर रही थी तो एक बैरिकेड गिर गया, जिससे भगदड़ मच गई। जब वो पीछे मुड़ी तो एक व्यक्ति ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखकर शेयर किया है कि मेरे पीछे खड़े एक व्यक्ति ने मुझे गलत तरीके से छूने और ज़बरदस्ती मेरे पैरों के बीच हाथ डालने की कोशिश की। उन्होंने आगे ये भी जिक्र किया कि इसके जवाब में उन्होंने उस आदमी को 3 थप्पड़ मारे। हालांकि उन्होंने कहा कि हमलावर का सामना करने के बजाय उन्हें ही वहां मौजूद दूसरे पुरुषों की डांट फटकार सुननी पड़ी। यशस्विनी का आरोप है कि एक पुरुष वॉलंटियर ने वहां मौजूद होने के लिए उन पर बार बार चिल्लाया, जबकि एक दूसरे वॉलंटियर ने घटना को ये कहकर टाल दिया कि ऐसी गलतियां तो होती रहती हैं। वहीं जब इस बारे में बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह से फोन के जरिए बातचीत की तो उन्होंने इस घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया। अगली खबर, रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण आदेश मामले में मुरादाबाद स्थित मंडलायुक्त न्यायालय ने अपीलकर्ता को बड़ी अंतरिम राहत दी है। अपीलकर्ता पक्ष ने रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए द्वारा त्वरित ध्वस्तीकरण की आशंका जताते हुए स्थगन यानी कि स्टे की मांग की थी। नियमित सुनवाई 28 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन स्थानीय अधिवक्ता के निधन के कारण कार्य स्थगित रहने की संभावना को देखते हुए त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया गया है। अदालत ने संवेदनशीलता और न्याय हित को ध्यान में रखते हुए अपील की ग्राह्यता यानी कि एडमिशन पर अगली सुनवाई होने तक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। डीजीसी रेवेन्यू मंडल दिनेश चौहान ने कहा कि यह केवल एक अंतरिम रोक है और याचिका के गुण दोष पर मुख्य सुनवाई अभी बाकी है। इससे पूर्व 20 जुलाई को याचिका दाखिल कर 21 जुलाई को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिया गया था। राज्य सरकार व आरडीए न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज जो है उनके द्वारा एक एप्लीकेशन ये दी गई कि दिनांक 28 जुलाई को शायद हड़ताल रहे, क्योंकि एक अधिवक्ता महोदय का निधन हो गया है, और उनके द्वारा ये शंका व्यक्त की गई कि आरडीए कभी भी ध्वस्तीकरण कर सकता है, इसलिए इसके एप्लीकेशन की आज ही सुनवाई कर ली जाए और अगली सुनवाई होने तक इसमें कोई ध्वस्तीकरण ना किया जाए। ये न्यायालय में पेश की गई और न्यायालय द्वारा इस पर सुनवाई करते हुए केवल अग्रिम सुनवाई तक आरडीए का आदेश स्थगित किया है। कोई मेरिट में सुनवाई नहीं हुई है। अभी मेरिट में सुनवाई जब होगी तो आरडीए द्वारा और स्टेट द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा। ये जो आज आदेश दिया है, ये आदेश कब तक वैलिड है? ये केवल एडमिशन की सुनवाई तक, जो भी एडमिशन की सुनवाई होगी
तब तक के लिए वैलिड है। उसके बाद जो भी एडमिशन का अंतिम आदेश न्यायालय का वो होगा तो वो मान्य होगा। यूपी के फतेहपुर में भ्रष्टाचार निवारण संगठन यानी कि एंटी करप्शन की प्रयागराज इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर इंटर कॉलेज की भूमि अधिग्रहण से मिले धन से कराए गए निर्माण कार्य के ऑडिट के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की प्रयागराज इकाई ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर कार्रवाई की, जहां निरीक्षक अंजलि यादव के नेतृत्व में टीम ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने समर चाट भंडार के पास से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग फतेहपुर में तैनात वरिष्ठ लेखा परीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया था कि इंटर कॉलेज की भूमि अधिग्रहण के नेशनल हाईवे से प्राप्त धनराशि से कराए गए निर्माण कार्य के ऑडिट के बदले आरोपी रिश्वत की मांग कर रहा था। ट्रैप कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बाराबंकी में बिजली विवाद के दौरान नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। गंभीर रूप से घायल नाबालिग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के गोवा मंझारी गांव की रहने वाली गीता देवी का आरोप है कि 25 जुलाई की शाम बिजली विवाद के दौरान पड़ोसी ने 100 रुपए की मांग की थी। जब उसकी बेटी के पास केवल 50 रुपए निकले तो कथित तौर पर गाली गलौज शुरू की गई और बड़ी बेटी अंजलि के साथ भी मारपीट की गई। बीच बचाव करने पहुंची गीता देवी और 14 वर्षीय उनकी बेटी के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि छोटी बेटी को गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं और उनका ट्रॉमा सेंटर में वो बेहोशी की हालत में है। पीड़िता का आरोप है कि पहले पुलिस चौकी लालपुर करौता और फिर थाना मोहम्मदपुर खाला में शिकायत की गई, लेकिन जब वहां भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे मामले की शिकायत क्षेत्राधिकारी फतेहपुर से की गई है। जैसे तार था, खम्मा था, तो खम्मा जैसे 2 दिन से बाद लाइट नहीं आ रहा था, तो वो जो माधो है तो कह रहा था कि हम नहीं जुड़वाएंगे। हम कहीं जुड़वा, हमारा तो केबल काट दो, अपन जुड़वा लो, हमारे बूथ हम जुड़वा लेंगे। तो गाली देवे लगे फुहर पाता, तो हम कहीं मत को गालू न दो और हमसे पैसा ले लो, हमको महतारीन मत कर 50 रुपये के। तो हम 50 रुपये देवे तैयार थे, पैसा ले खड़े थे द्वारे पर, बस वो आओ न ताओ गाली देते देते बस हमारे द्वारे चलाया हमको मारने। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। झांसी रेलवे स्टेशन के सामने ऑनलाइन पेमेंट को लेकर हुआ मामूली विवाद देर रात हंगामे में बदल गया। आरोप है कि एक युवक ने चेन ठीक करने वाले गरीब कारीगर से अभद्रता की, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। घटना के बाद युवक मौके से चला गया। झांसी के रेलवे स्टेशन के सामने देर रात ऑनलाइन पेमेंट को लेकर विवाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे एक युवक अपनी चेन ठीक कराने सड़क किनारे बैठे एक कारीगर के पास पहुंचा। चेन ठीक होने के बाद युवक ने ऑनलाइन भुगतान करने की बात कही, जहां कारीगर ने बताया कि उसके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है और ऐसे छोटे काम के लिए वो केवल नगद भुगतान ही लेता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और आरोप है कि युवक ने गरीब कारीगर के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ये देखकर आसपास मौजूद लोगों ने पहले बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ने पर कुछ लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर सिकंदराबाद में जीटी रोड स्थित बिलसूरी फ्लाईओवर पर तड़के उरई डिपो की रोडवेज बस ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से पीछे से टकरा गई। पुलिस के अनुसार बस चालक को अचानक नींद की झपकी आ जाने के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई है, जबकि 11 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज CHC सिकंदराबाद में चल रहा है और हालात सबकी सामान्य बताई जा रही है। हादसे के बाद दोनों चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने क्रेन से गाड़ियां हटवाकर यातायात सुचारू कराया है। तो ट्रक इधर से वो आ रही तो बस आ रही थी, तो इधर से ट्रक वो ऐसे मुड़ा रहा, जी नींद में तो जाने एकदम उसी के ऊपर चढ़ा दी, तो वो गिर गई होंगी का, तो सारी ईंटें इसमें आ गई थी, अंदर घुस गई थी, तो शीशा ऐसा चूर आई तो उसमें दब गई पीछे। जिनकी नींद में तो जिनकी मौत हुई है कौन है? वो ड्राइवर जिनकी मौत हुई है। इसकी मौत हुई तेरी मम्मी नहीं है? हाँ वो मम्मी। अच्छा।
अगली खबर बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के गांव लालगढ़ी में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 2 दिनों से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो चुका है। 2 दिन कड़ी मशक्कत करने के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया है। गांव किनारे पोखर में मगरमच्छ को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए पोखर में जाल लगाया था। 2 दिन कड़ी मशक्कत करने के बाद वन विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। मगरमच्छ को पकड़ने के बाद वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह ने लोगों से अपील की है कि अगर इस तरह का कोई भी जानवर दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें। 1 हफ्ते पहले हमें सूचना मिली थी कि लालगढ़ी गांव में एक तालाब के अंदर एक रेस्क मगरमच्छ स्पॉटेड हुआ है। सूचना की मिलते ही वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जाल को इंस्टॉल किया एक नियर बाई एग्रीकल्चर फील्ड के पास, जहाँ पे उसका मूवमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली स्पॉट किया जा रहा था। इसकी करीबन 6 फुट लंबाई है और ये काफ़ी दिनों से गांव वालों को जो है डराए हुए था और इसकी सूचना वन विभाग को तुरंत लगते ही और वन विभाग के द्वारा हमें भी यहाँ पर मदद के लिए थोड़ा याद किया गया था। वैसे इसमें पूरा सहयोग वन विभाग का ही है। हम तो थोड़ा सा यहाँ पर आए थे उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से जीव जंतुओं को रेस्क्यू करता आ रहा हूँ और हर तरह के जीव जंतु को हम रेस्क्यू करने के लिए अक्सर आते रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने भी हमें याद किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। पूर्वांचल महोत्सव समिति की ओर से आयोजित चतुर्थ सूर्य मूर्ति प्रकट्य दिव उत्सव के तहत भव्य जल कलश यात्रा निकाली जा रही है। देश भर की 151 पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों से लाए गए जल से आगामी 31 जुलाई को कुशीनगर के तुर्कपट्टी में स्वयंभू भगवान भास्कर की मूर्ति का जलाभिषेक किया जाएगा। आजमगढ़, वाराणसी और प्रयागराज से चलकर लखनऊ पहुंची जल कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। खाटू श्याम मंदिर पहुंचने पर इस पवित्र जल कलश यात्रा को विधिवत पूजन के बाद रामनगरी अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय राय, विधायक नीरज बोरा और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी समेत कई गणमान्य हस्तियां और श्रद्धालु भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सभी ने जल कलश यात्रा के उद्देश्य की सफलता की कामना की है। पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय कुमार राय ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने इस यात्रा के उद्देश्य से लोगों का परिचय कराया और बताया कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की झलक ऐसे ही आयोजनों में दिखाई देती है, जहां स्वार्थ, लाभ और हानि से परे भक्त निश्चल और साफ मन से एक साथ सनातन की सेवा करते दिखाई देते हैं। राजधानी लखनऊ से चलकर ये यात्रा अयोध्या, संत कबीर नगर के महागर और गोरखपुर के विभिन्न धार्मिक पौराणिक स्थलों से गुजरते हुए कुशीनगर पहुंचेगी। कुशीनगर के तुर्कपट्टी स्थित स्वयंभू भगवान भास्कर के मंदिर में 31 जुलाई को इस यात्रा का भव्य समापन होगा, जहां हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाएगा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार तुर्कपट्टी के महुआ खास गांव निवासी सुदामा शर्मा को एक रात स्वप्न आया कि वे जिस स्थान पर सोए हैं उसके ठीक नीचे भगवान सूर्य की प्राचीन मूर्ति दबी हुई है। ग्रामीणों ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से भगवान भास्कर की अद्भुत और स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, जिसके बाद से इस पावन स्थल पर सूर्योपासना का ये सिलसिला चल पड़ा है। बहुत ही अच्छा अनुष्ठान है। भगवान सूर्य साक्षात ब्रह्मांड के देवता हैं, जिन्हें रोज दर्शन का अवसर प्राप्त होता है। कुशीनगर स्थित उनके उस मंदिर में 151 नदियों का, ऐसी नदियों का जो सब हमारी धार्मिक विचारधाराओं से, आस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, उनका जल जा रहा है। उस जल से भगवान सूर्य का अभिषेक होकर भगवान सूर्य की पूजन होगा और मंदिर का दिव्य प्राकट उत्सव मनाया जाएगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, पूरी समिति को, विनय राय जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि ऐसा दिव्य महोत्सव सफल हो, शुभ हो और इससे पूरे राष्ट्र, हम सब के मित्र श्री विनय राय जी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान के कोने कोने से 151 नदियों के जल का संग्रह कराते हैं और उस जल के संग्रह का शुभारंभ आजमगढ़ से लेकर के चंदौली, प्रयागराज, लखनऊ होते हुए कुशीनगर के लिए प्रस्थान करता है
और कुशीनगर में भी ये पूरा भ्रमण करते हुए वहाँ सूर्य प्रकाट्य मंदिर है, वहाँ पे सभी नदियों के जल का वहाँ पे चढ़ाया जाता है। और इस तरीके का ये इनका बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम, और इसके लिए जितने भी इनकी बहुत बहुत प्रशंसा की जाए वह कम है, वो हैं और उनकी पूरी टीम और सैकड़ों। भगवान सूर्य के देश भर में बहुत ही कम मंदिर हैं और कुशीनगर ज़िले में जो भगवान सूर्य का मंदिर है तुरपट्टी ग्राम सभा में, वह पौराणिक है, ऐतिहासिक है और भगवान सूर्य के प्रकटोत्सव के रूप में आदरणीय विनय राय जी और उनकी पूरी टीम जिस प्रकार से लगातार काम कर रही है, लगातार पिछले 4-5 वर्षों से पूरे देश से 151 नदियों का जल एकत्रित करना। सबसे बड़ी बात है कि ये धार्मिक आस्था इसके पीछे तो ही है, लेकिन नदियों के जल को इकट्ठा किया गया, उसके पीछे एक सोच है कि हम जल को जीवन मानते हैं और ख़ास तौर से नदियों को अपनी माँ का हम दर्जा देते हैं। लेकिन जो नदियों की स्थिति वर्तमान समय में बड़ी ही विकट और बड़ी ही भयावह है। तो ख़ास तौर से नदियाँ अतिक्रमण की शिकार हैं, गंदगी की शिकार हैं और हम लोग जो समाज में रहने वाले हैं हर काम या तो सरकार पर छोड़ देते हैं या दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं। मुझे लगता इसी कड़ी में पूर्वांचल महोत्सव समिति के तत्वाधान में चतुर्थ सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव यात्रा दूसरे दिन सोमवार को प्रयागराज पहुंची, जहां सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर परिसर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर भगवा ध्वज दिखाकर यात्रा को आगे के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा के साथ चल रहे देश की 151 पवित्र नदियों के जल कलशों का विधिवत पूजन किया और आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासतों को आगे बढ़ाने में पुनीत योगदान देने के लिए आयोजन समिति साधुवाद की पात्र है। ये समिति देश की 151 नदियों को एक साथ लाकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे एक साथ 151 नदियों के जल का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे हम सभी को जागरूक होकर अपनी नदियों के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेना चाहिए। पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रति आभार जताते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य नदियों के संरक्षण के साथ प्रदेश की ऐतिहासिक विरासतों को सबके सामने लाना है। इसी क्रम में ये यात्रा जारी है। इससे पूर्व यात्रा मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी धाम पहुंची थी, जहां श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया था। इसके बाद गंगा नदी से पवित्र जल भरकर बड़े श्रृंगारी श्री शिवाजी महाराज एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष विनय राय ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश पूजन कराया। धार्मिक अनुष्ठानों के उपरांत यात्रा प्रयागराज पहुंची। गौरतलब है कि 26 जुलाई को इस यात्रा का शुभारंभ आजमगढ़ के तमसा और सिलानी नदी संगम स्थित चंद्रमा ऋषि आश्रम से हुआ था। यात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति, नदियों के संरक्षण और राष्ट्रीय एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उत्सव समारोह के लिए जो 151 पवित्र नदियों का जल श्री विनय राय जी तमाम पूज्य आचार्यगणों और तमाम भक्तगणों को साथ में लेकर के निकाल रहे हैं। आज प्रयाग के हनुमंत निकेतन धाम से यह रथ आगे बढ़ रहा है और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इसको प्रस्थान करवाने के लिए और पताका दिखाने का, झंडे दिखाने का अवसर मिला है। मैं इस यात्रा की सफलता की भगवान से प्रार्थना करता हूं और संयोग अच्छा है कि मैं पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहा और इस वर्ष भी हिस्सा बन पाया, तो मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छा प्रयास है। धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।